अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्लास आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? निमरा और शम्सा, आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके क्लास, लास्ट जो है हम लोगों ने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया
हेलो क्लास, आवाज सुनाई दे रही है? रोनिका, आपको आवाज आ रही है? महमूद, आ रही है अभी आवाज? कनेक्शन लॉस्ट हो गया था जिसकी वजह से आवाज नहीं आप लोग को सुनाई दे रही थी। अभी सुनाई दे रही है? अभी भी नहीं सुनाई दे रही? हेलो, ओके, ठीक है क्लास। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये सेकंड टाइप है, कोकाई में आ रही है। ठीक है, इसमें ये मैंने स्लाइड जो है आप लोगों को पढ़ाती थी, इसलिए मैं इसे जल्दी से बस एक बार इसका ओवरव्यू दे रही हूँ। स्ट्रेप्टोकोकाई आर स्फेरिकल ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज इन चेन्स और पेयर्स। ये डिफरेंस है, वो क्लस्टर में थे और ये चेन्स और पेयर्स में है। ठीक है, ऑल स्ट्रेप्टोकोकाई आर कैटालेज नेगेटिव। ये सबसे मेन जो है डिफरेंस है स्टेफलोकोकस को स्ट्रेप्टोकोकस से डिफरेंशिएट करने का। वो क्या है? कैटालेज एंजाइम। ठीक है, स्टेफलोकोकस जो थे वो ग्राम पॉजिटिव थे बट कैटालेज भी पॉजिटिव थे, और ये स्ट्रेप्टोकोकस कैटालेज नेगेटिव है। और इसको हम डिफरेंशिएट कैटालेज की बेस पे कर रहे थे, और इसको किसकी बेस पे कर रहे हैं? इसको हम हिमोलिसिस की बेस पे जो है आइडेंटिफाई करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई इज द टाइप ऑफ हिमोलिसिस। ठीक है ना, हिमोलिसिस मीन मैंने आपको बताया कि आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होती है। तो ये किस तरह से उनकी डिस्ट्रक्शन करते हैं? डिफरेंट मेथड से उसकी डिस्ट्रक्शन करते हैं, कि मतलब ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनको क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डैमेज करते हैं। ये इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ जो है स्ट्रेप्टोकोकस की टाइप ऐसी हैं जो कि कंप्लीटली रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कुछ होती हैं पार्शली डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उसकी बेस पे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं, क्लासिफाई भी करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई वही मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो हिमोलिसिस है। ठीक है, उसकी बेस पे जो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसी की बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले क्या है? बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। तो ये मैंने आप लोगों को इसके डेफिनेशंस बता दी थी जब मैंने स्टेप्लोकोकस पढ़ाया था। ठीक है ना, तो बीटा हिमोलिसिस क्या होती है और अल्फा हिमोलिसिस क्या होती है? ठीक है, हम सबसे पहले है बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है। ठीक है, ये मेन इसमें मतलब जो इनकी हिमोलिसिस करते हैं वो है बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है। इसमें सबसे पहले क्या है? दीज आर अरेंज इनटू ग्रुप्स ए टू यू। ठीक है, नाउन एज लेंस फील्ड ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेनिक डिफरेंसेस इन सी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इनमें जो है इन्हें हमने कहा था कि मतलब जो बीटा हिमोलिटिक जो के कंप्लीटली रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको हमने डिफरेंट ग्रुप्स में मजीद डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? ए टू यू तक इनको हमने रखा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ए और बी होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आगे जो बाकी ग्रुप्स हैं वो कम होंगे, जो कि इन्फेक्शन कॉज करने में उनका रोल कम होता है, बट वो प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमने उनको एक ग्रुपिंग में रखा हुआ है। ओके क्लास, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि लेंस फील्ड ग्रुप्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ए टू यू होते हैं, और बीटा हिमोलिटिक जो है स्ट्रेप्टोकोकाई उनको हमने ग्रुपिंग की हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें जो है मैंने आपको बताया कि लास्ट जो है स्टेफलोकोकस में कौन कौन सी एम प्रोटीन थी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी है मेन बात हो रही है? सी कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं। ए प्रोटीन थी लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था। स्टेफलोकोकस में कोई बताएगा कि इम्पोर्टेंट जो मैंने बताए थे उसमें विरुलेंस फैक्टर उसमें कौन कौन से थे? टैक्यूक एसिड था, लाइपोटैक्यूक एसिड था, और सबसे पहले इम्पोर्टेंट नेम जो फर्स्ट पे लिखा हुआ था वो कौन सा था? क्लास जल्दी से बताएं मुझे। एंटीजेनिक उसमें कौन सा था इम्पोर्टेंट? स्टेफलोकोकस में ए प्रोटीन थी। ठीक है ना हीरा, गुड। ठीक है, तो इसमें क्या है? सी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, उसी की बेस पे हमने इन्हें ए टू यू ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, और वो इनके इम्पोर्टेंट एंटीजेनिक है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी टाइप्स आ रही हैं? स्टेप्टोकोकस पायोजनीज, स्टेप्टोकोकस एग्लैक्टेशिया, ये जो है इक्वल ई फिकैलिस और स्टेप्टोकोकस बोवियस है। ठीक है, नेम्स दोबारा मैं बता रही हूँ, पायोजनीज, एग्लैक्टेशिया, फिकैलिस और बोवियस। ये स्टेप्टोकोकाई की डिफरेंट टाइप्स है।
ठीक है। अब नॉन बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई कौन से है? नॉन मीन कि वो कम्प्लीटली जो है वो आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। इसमें क्या है, सम स्ट्रेप्टोकोकाई प्रोड्यूस नो हिमोलिसिस, जिन्हें हम गैमा हिमोलिटिक कहेंगे, ठीक है, जिसमें हिमोलिसिस नहीं होती वो गैमा हिमोलिटिक होते हैं। अदर्स प्रोड्यूस अल्फा हिमोलिसिस। अल्फा मीन क्या होगा कि वो पार्शली जो है वो आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करेंगे। द प्रिंसिपल अल्फा हिमोलिटिक ऑर्गेनिजम्स। अब अल्फा हिमोलिटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जो कि कंप्लीटली आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन नहीं करते, ठीक है। ये आप थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं तो ये याद रखनी है आपने, बल्कि इनफैक्ट हमने ने 1 बाय 1 करके पढ़ना भी है। इसमें क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाई है, ठीक है। सेकंड है विरिडेंस ग्रुप्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई। इसमें कौन कौन से? स्ट्रेप्टोकोकस माइटस है, स्ट्रेप्टोकोकस सेंगुइनियस है और स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, ठीक है। अब किस तरह हमने डिवाइड किया है, जो कम्प्लीटली आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उन्हें बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई कह दिए हैं, ठीक है। उनको हमने, उसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हमने डिफरेंट जो उनका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है, एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी बेस पे हमने उन्हें ए टू यू ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। मतलब ए ग्रुप में कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ बी में है, कुछ सी में है, ठीक है ना। इस तरह ए टू यू तक हमने उसकी नंबरिंग की हुई है, उन्हें नेम्स दिए हुए ग्रुप्स के। तो ये सारे जितने भी इसमें ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आरबीसीज की कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन करते हैं, कंप्लीटली। जहां भी जाएंगे ब्लड में, ठीक है, जिस जगह पे जा रहे होंगे, गुजर रहे होंगे, वो कंप्लीटली आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते जाएंगे। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि स्ट्रेप्टोकोकाई ही हैं, बट वो क्या करते हैं, एक तो हिमोलिसिस बिल्कुल नहीं करते और दूसरा अगर करेंगे तो वो पार्शली हिमोलिसिस करेंगे। उसमें जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई है, ठीक है। विरिडेंस ग्रुप्स है, विरिडेंस ग्रुप्स में ये 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये विरिडेंस बैक्टीरिया है, ठीक है। इस विरिडेंस ग्रुप्स में आती हैं टाइप्स। क्लियर हो गया क्लास? ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। इसको याद रखने का बता दिया कि कौन सी बात इंपॉर्टेंट है और किस वे में आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी जो याद करने वाला काम है वो आप लोगों का अपना होगा, ठीक है। अल्फा हिमोलिटिक है। अब ये है कि थोड़े थोड़े इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अल्फा क्या करता है, बीटा क्या है, हिमोलिसिस, और गैमा हिमोलिसिस क्या होती है, ये मैंने उसके बारे में बताया हुआ है। अल्फा हिमोलिटिक जो कि पार्शियल थी, उसमें क्या आता है, फॉर्म अ ग्रीन जोन अराउंड देयर colonies as a result of incomplete lysis of red blood cells in the agar। एगर मीन के जब हम उसे लेबोरेटरी में ग्रो करवाते हैं मीडिया के ऊपर, ठीक है, उसे एगर मीडिया कह रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या होगा कि जहां पर ये स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट होंगे, जो अल्फा हिमोलिटिक होंगे, उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो एरिया होगा उसको पार्शली डिस्ट्रॉय किया होगा। उसमें जो है एगर के अंदर हम ब्लड भी इंक्लूड करते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, ठीक है। ब्लड एगर मीडिया यूज करेंगे, ब्लड एगर मीडिया में क्या होता है कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ब्लड भी थोड़ा सा इंक्लूड किया होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब इस बैक्टीरिया का, फॉर एग्जांपल जिस सैंपल में ये है स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट होंगे, तो उसमें क्या होगा कि उसके इर्द गिर्द का एरिया जो है वो पार्शली जो है वो डैमेज हुआ होगा, जो आरबीसीज हैं पार्शली डैमेज होंगे, वो ग्रीन जोन, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर फील हो रहा होगा। और ये ग्रीन कलर किस लिए फील हो रहा होगा, द ग्रीन कलर इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन, ठीक है। रेड कलर से उसे कहाँ से कन्वर्ट कर देते हैं, हीमोग्लोबिन से किसमें कन्वर्ट करते हैं, बिलीवेडियन में, ठीक है, जिसकी वजह से उसका कलर ग्रीन होता है। आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करके जब उसने कन्वर्ट किया है बिलीवेडियन में, तो उसकी वजह से उसका जो है रेड से कलर कौन सा कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है। ये अल्फा हेमोलिसिस में है कि कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सका, ठीक है। आरबीसीज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो व्हाइट कलर हो जाता, ठीक है। बट उसने में ये था कि उसके पास फुल कैपेसिटी नहीं थी आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने की, तो उसने पार्शली इसको डैमेज किया, ठीक है। पार्शली डैमेज किया तो जस्ट ये हुआ कि हीमोग्लोबिन जिससे आरबीसीज बनते हैं, ठीक है। और कोई मुझे बताएगा कि हमारे रेड ब्लड सेल्स किससे मिलके बनते हैं, आरबीसीज की कंपोजिशन क्या है, आरबीसीज में क्या चीज प्रेजेंट होती है, किसी ने अपनी बीसी करवाई है? आप लोगों ने एचबी का वर्ड सुना होगा, एचबी सुना है कि मेरी इतनी एचबी है, इसकी इतनी एचबी है। एचबी जो है वो हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन और आयरन मिलके जो होता है हमारा ब्लड बनाते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसीज हमारे रेड ब्लड सेल्स का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, उसको डिस्ट्रॉय करके उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है,
बिलीवर्डियन में उसको कन्वर्ट कर दिया है। ओके क्लास, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अल्फा गुड क्लास, आप लोग हीमोग्लोबिन, ठीक है ना? जो भी ये आंसर कर रहा है गुड, ठीक है। अदीना, मरियम, सना, निमरा, ठीक है, गुड। उसके बाद सेकंड टाइप जो है वो मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ कि ये लेक्चर आज हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 20 मिनट्स गुजर चुके हैं, तो पीछे जस्ट हमारे पास जैसे कहते हैं ना 55 पर तुम्हें अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर देनी है। हो गया पार्शली हीमोलिसिस, या वो मैंने बता दिया कि उसमें जस्ट ये है हीमोग्लोबिन जो है बिलीविडियन में कन्वर्ट होती है। अब सेकंड टाइप जो है बीटा हीमोलिटिक है, इसमें क्या होता है कंप्लीट आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होगी। तो इसमें क्या होगा, होमा क्लियर जोन। क्लियर जोन मीन क्या है कि गेट का एरिया जो है रेड से कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, किस कलर में, व्हाइट में। क्लियर जोन उसे कह रहे हैं। रेड किसकी वजह से कलर था, आरबीसीज की प्रेजेंस की वजह से जो है एगेट का कलर था, जो मीडिया का कलर था वो रेड था। बट जब ये बैक्टीरिया वहां पर ग्रो किए तो उन्होंने आरबीसीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके रेड से कौन सा कलर कर दिया, व्हाइट कलर कर दिया। और ये किस वजह से हुआ था, कंप्लीट लाइसिस ऑफ दी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, आगे इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है कि बीटा हेमोलिसिस इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम हीमोलाइसिन कॉल्ड स्टेप्टोलाइसिन ओ एंड स्टेप्टोलाइसिन एस। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है कि जो ये एंजाइम्स हैं बीटा हेमोलिटिक में प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से एंजाइम, स्टेप्टोलाइसिन ओ और स्टेप्टोलाइसिन एस। ठीक है, ये बेसिकली जो होते हैं आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्लियर हुआ। और गैमा हिमोलिटिक वो होंगे कुछ स्ट्रेप्टोकोकाई ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली भी नहीं करेंगे ना ही पार्शली, मतलब कि वो आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करते ही नहीं है, बट वो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं। ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं और मतलब क्या होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं और चेन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह हम जब ये सारी करेक्टरिस्टिक्स आ रही होती हैं बट क्या होता है हेमोलिसिस शो नहीं हो रही होती, तो फिर हम उसे इस थर्ड डिवीजन में रखते हैं, इस थर्ड कैटेगरी में रखते हैं कि ये नॉन हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अक्सर मेरी बात मुझे मैंने वैसे बता दी थी, आपने ध्यान से नहीं सुना। वो इसलिए होता है कि देखें अब क्या है कि जैसे रेड कलर था, ठीक है, पानी के अंदर रेड कलर प्रेजेंट था, ठीक है, रेड कलर सही है। रेड कलर किसकी वजह से आ रहा था, किसी भी चीज, देखो हमने शुगर डाली, ठीक है, पानी के अंदर शुगर डाल रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाल रहे हैं, किसी चीज का हमने मिक्सचर बनाना है, ठीक है, तो उसके अंदर कलर रेड आएगा। हमने चीनी डाली, नमक डाला, ये सब कुछ डाला तो रेड कलर आएगा। कुछ भी आप घर में कोई चीज बना रहे हैं, पकाते हुए, खाना बनाते हुए, रेड कलर शो होगा आपने, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स मीडिया जब बनाते हैं तो उसके अंदर बेसिकली बैक्टीरिया को अपनी एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ना, जिसमें उसमें क्या होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह इंक्लूड करके एक उसके लिए मीडिया बनाया जाता है, ठीक है। बट उनकी वजह से कलर रेड कभी भी नहीं होता मीडिया का। रेड कलर किस वजह से होगा कि उसके अंदर हमने कि ये बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए आरबीसीज रेड, ये क्या चाहिए होता है, ब्लड भी चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। तो जब हमने उस मीडिया के अंदर ब्लड ऐड कर दिया तो उसका कलर क्या हो जाएगा, उस मिक्सचर का कलर रेड हो जाएगा। तो रेड कलर जस्ट हुआ ही आरबीसीज की वजह से, ब्लड की वजह से। तो जब अंदर से ब्लड सेल्स डैमेज हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो उसका जो रेड कलर होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। वो इसलिए जो है जब सारे आरबीसीज टूट जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, तो रेड से वो कलर क्या होगा, दोबारा से फिर वही आ जाएगा, व्हाइट कलर शो होगा, ठीक है, कलरलेस होगा, जिसके अंदर शुगर है, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह इंक्लूड थे, तो वो दोबारा से फिर मीडिया का कलर वही हो जाएगा, व्हाइट कलर। अक्सा क्लियर हुआ आपको, ठीक है। इसमें ट्रांसमिशन क्या है, ट्रांसमिशन में ये है कि most streptococci are part of normal flora of human throat, skin and intestine but produce disease when they gain access to tissues or blood। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि नॉर्मल फ्लोरा कहाँ कहाँ का है, स्ट्रेप्टोकोकाई कहाँ कहाँ का नॉर्मल फ्लोरा है, हमारे थ्रोट में, स्किन के ऊपर, और कहाँ पर है, इंटेस्टाइन, मतलब हमारे जीआईटी सिस्टम में प्रेजेंट होता है, हमारे गैस्ट्रिक में जीआईटी सिस्टम इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ यहाँ तक अगर वो जस्ट प्रेजेंट है स्ट्रेप्टोकोकाई तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है,
बट वो कब हार्मफुल होगा कि जब वो उसकी एक्सेस जो है हमारे ब्लड के अंदर या डिफरेंट टिश्यूज के अंदर चली जाए। ठीक है, ब्लड के अंदर चली गई तो समझे कि उसने हमारे आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देना है। टिश्यूज में जाके अभी भी ऐसी ही तरह की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनकी ट्रांसमिशन होती है। अब पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस मीन वो होता है कि वो किस तरह से डिजीज कॉज करता है, ये बैक्टीरिया डिजीज किस वे में कर रहा है। ठीक है, जब आप लोगों ने स्टेफिलोकोकस का पढ़ा तो उसमें मैंने दो बताया था कि वो पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन और टॉक्सिन्स प्रोडक्शन के थ्रू करता है। ठीक है, इसमें जो है वो सबसे पहले ये मैंने क्लास, अब हमने यहाँ पर पैथोजेनेसिस जो है वो वन बाय वन करके करनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ग्रुप ए से लेकर ग्रुप यू तक है। ठीक है ना, लैंसफील्ड ग्रुपिंग में हमने इनको स्ट्रेप्टोकोकाई को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैंने किसको डिस्कस किया है, किसकी पैथोजेनेसिस को डिस्कस किया है, ग्रुप ए की स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई में कौन से आ रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस किस में आया है, ग्रुप ए में। अब इसका डिजीज करने का मैकेनिज्म जो है वो 3 डिफरेंट मेथड्स में ये डिजीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है। गुड, ठीक है निम्रा, ये था स्टेफ्लोकोकस का। तो अब हम पढ़ रहे हैं स्टेप्टोकोकस। स्टेप्टोकोकस में सबसे पहले कौन सी है, ग्रुप ए पर हमने डिस्कस करना है। ग्रुप ए में जो है वो 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, पायोजेनिक है, वही टॉक्सिन प्रोडक्शन है, और थर्ड क्या है, इम्यूनोलॉजिक है, कि मतलब उसमें हमारे इम्यून सिस्टम को इन्वॉल्व करके डिफरेंट जो है वो डिजीज मतलब प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन है, इसमें क्या करता है, विच इज इंड्यूस्ड लोकली एट द साइट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन टिश्यूज। लोकली मीन क्या है कि जहां पर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा उसी के इर्द गिर्द एरिया में ये क्या है, उसी साइट पर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, जहां पर ऑर्गेनिज्म हो वहां पर इंफेक्शन होता है, और वहां पर सबसे पहले क्या आता है, इन्फ्लेमेशन ही होती है, और ये लोकली होगी। जिस टिश्यू में बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा स्टेप्टोकोकस पायोजेनिस, उसके इर्द गिर्द का एरिया जो है वो स्वेल करेगा। पूरी बॉडी में स्वेलिंग नहीं होगी। ठीक है, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, सिर्फ उसी जगह पर होगी जहां पर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। सेकंड जो है उसका मेथड है एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन। एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन में आप लोगों को डिफरेंस पता है। ठीक है, तो एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन में क्या है, विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड सिस्टेमिक सिम्टम्स। वो मैंने ऊपर वाली बताया पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन में लोकल था, और इधर क्या है, सिस्टेमिक। आप लोग को लोकल इन्फेक्शन और सिस्टेमिक इन्फेक्शन का पता है किस तरह से डिफरेंस होता है? लोकल को तो मैंने अभी डिफाइन कर दिया कि फॉर एग्जांपल हमारे हाथ पर इन्फेक्शन है, हाथ की स्किन में। ठीक है, हैंड, हमारी हैंड की टिश्यूज में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो जस्ट उधर उधर ही इन्फ्लेमेशन करेगा। बट सिस्टेमिक में क्या होता है कि वो फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड के थ्रू, अब ब्लड में इन्फेक्शन चला गया तो क्या होगा, पूरे बॉडी में ब्लड जाना है, तो इसने क्या करना है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन में तो उसने हर जगह पे इन्फेक्शन कॉज कर देना है। जी, उसके इर्द गिर्द इन्फ्लेमेशन होगी। ये था लोकल इन्फेक्शन, लोकली मीन कि जहां पर है उसी जगह का है। सिस्टेमिक मीन जो स्प्रेड हो जाता है। सिस्टेमिक, हाँ जी, किसी भी सिस्टम में वो इन्वॉल्व, किसी भी सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकता है। गुड अक्सा, हीरा, निमरा, ठीक है। मुझे लगता है बस आप लोग ही इंटरेस्ट ले लेक्चर अटेंड कर रहे हो, बाकी किसी की पार्टिसिपेशन नहीं आ रही। रोशना आपने भी आंसर दिया, अक्सा, निमरा, ठीक है। खुशनूद आपने जस्ट अटेंड अपनी जो है प्रेजेंट लिखवा ली है, उसके बाद कुछ अंदर पार्टिसिपेट भी कर लो। ओके क्लास। अब एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन के थ्रू क्या हुआ है कि फॉर एग्जांपल जो इसने टॉक्सिन प्रोड्यूस किया है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, पूरी बॉडी में स्प्रेड हुआ तो क्या हुआ, सिस्टेमिक इन्फेक्शन इसने कॉज की है। अब इम्यूनोलॉजिक में क्या होगा, इम्यूनोलॉजिक मीन वो मैंने बताया कि जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम, आप लोगों ने इम्यूनिटी पढ़ ली है। ठीक है, इम्यूनिटी में हमारा इम्यून सिस्टम कौन कौन सा है, हमारे इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स कोई बताएगा? ये मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में आप लोगों को, फर्स्ट सेकंड मतलब थर्ड क्लास में मैंने आप लोगों को बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है और डिटेल में बताया हुआ है। इम्यून सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे इम्यून ऑर्गन्स हैं।
ऑर्गन्स और सेल्स कोई मुझे बताएगा? कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं? स्प्लीन है, गुड। ऑर्गन की पहले बात कर लें, सेल्स पर बाद पर आएंगे। पहले क्लास मुझे ऑर्गन्स का आंसर दें। WBCs क्या है? सेल्स हैं, इम्यूनिटी सेल्स हैं। स्प्लीन ऑर्गन है। सेकंड कोई ऑर्गन बताएगा? लिम्फ नोड्स। निम्रा, गुड हो गया, आपने क्लियर मतलब थोड़ा डिटेल में बता दिया है। ठीक है। थाइमस, लिम्फ नोड्स और स्प्लीन। ठीक है। अक्सा। ठीक है, मैंने आपको बताए थे प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी ऑर्गन्स। ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन्स में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सेकेंडरी ऑर्गन्स में क्या बताया था। ये 2 टाइप्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स। ठीक है, थाइमस है। ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन्स में क्या क्या 2 बातें थी, थाइमस था और क्या था क्लास? प्राइमरी ऑर्गन्स में 2 थे ऑर्गन्स, कौन कौन से थे? और सेकेंडरी ऑर्गन्स में 2 थे। प्राइमरी में वो था जिसमें ये इनकी प्रोटेक्शन हुई थी, ठीक है, इम्यूनिटी सेल्स की। और सेकेंडरी में वो था जिसमें वो जाकर मैच्योर हुए थे। थाइमस है और कौन सा है? 2 थे क्लास। ये आप लोगों का क्लियर डिफरेंस था, ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन्स और सेकेंडरी ऑर्गन्स। थाइमस है और प्राइमरी ऑर्गन्स सिर्फ बताएं, थाइमस के साथ कौन सा था? बोन मैरो। ठीक है ना, बोन मैरो, थाइमस। ठीक है, बोन मैरो, गुड अक्सा। ठीक है। निम्रा, आपने कहा प्राइमरी में है बोन मैरो और सेकेंडरी में लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। प्राइमरी में जो है मैरो के साथ साथ क्या था, थाइमस भी इंक्लूड था। ठीक है, बोन मैरो एंड थाइमस, ये 2 हैं प्राइमरी, और सेकेंडरी में लिम्फ नोड स्प्लीन वगैरह इंक्लूड। ठीक है, अब क्लियर हो गया। ठीक है, अब सही है। थाइमस और बोन मैरो और स्प्लीन और लिम्फ नोड्स सेकेंडरी में थे, ये थे ऑर्गन्स की बात। अगर कोई आपसे डिफरेंशिएट करके पूछता है तो आपने इस तरह आंसर देना है, अदरवाइज जस्ट कोई पूछे इम्यून्स ऑर्गन्स कौन से हैं तो आपने जस्ट ऐसे बोल देना, थाइमस, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स वगैरह। ठीक है, अगर कोई कंबाइन पूछ रहा है, अगर कोई डिफरेंशिएट करके पूछे तो आपने इस तरह से डिफरेंस बताना है, अदरवाइज कोई आपसे वाइवा ले रहा है, ठीक है, और कोई पूछ रहा है, जस्ट उसने पूछ लिया है कि इम्यूनिटी और इम्यून ऑर्गन्स कौन से हैं, तो आपने कंबाइन आंसर देना है उसे, फिर नहीं ये जवाब देना कि ये प्राइमरी है या ये सेकेंडरी है। ठीक है, डिटेल में खुद से नहीं जाते, अगर कोई पूछे तो उसे बताना है। ठीक है, मैंने जैसे जस्ट ये पूछा कि इम्यून ऑर्गन्स कौन से हैं, तो तब आपने मुझे कंबाइंड जवाब दे देना है। अगर मैं पूछूं कि नहीं मुझे डिफरेंस करके बताएं कि प्राइमरी कौन सा है सेकेंडरी कौन सा है, तब आपने मुझे ये अलग अलग आंसर देने हैं। विष्णु, गुड हो गया। ठीक है, अब मुझे साथ में जल्दी से इम्यूनिटी सेल्स भी बता दें। चलें, क्लास इम्यूनिटी और सेल्स पर गए तो उस पर टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं जस्ट, हाँ जी, ये मरियम ने टाइप कर लिया है, गुड हो गया। ठीक है, गुड हो गया। ठीक है, मरियम का देख लें कमेंट्स, सही है, उसमें उसने बता दिया है। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स हैं। ठीक है, WBC वगैरह इसमें इंक्लूड है। ओके क्लास, अब ठीक है, अब मैं इसमें जो थर्ड पॉइंट है बेसिकली जिसमें इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस होते हैं, उसमें क्या वो बता रहे हैं, विच अकर्स व्हेन एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम में होती है, ठीक है ना, जिसमें एंटीबॉडीज क्या है, इम्यून सिस्टम हमारा इन्वॉल्व हो गया है। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म
ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या है, इन्फेक्शन आया, बैक्टीरिया आया, तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, उसके अगेंस्ट क्या होगा कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे। बट इसमें थोड़ा सा ये इश्यू हो जाता है कि वही एंटीबॉडीज क्या होती हैं, क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं, किसके साथ, हमारी अपनी बॉडी के साथ ही, उसके नॉर्मल टिश्यूज के साथ ही। जितनी भी इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेज हैं उसमें यही हो रहा होता है। क्लास ये कॉन्सेप्ट डिटेल में है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन से सुनना है कि क्या होता है। इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस कौन सी होती है, इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस वो होती हैं कि जब भी कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है, ठीक है, जैसे कि ये स्ट्रेप्टोकोकाई, हाँ, जैसे कि ये स्ट्रेप्टोकोकाई हमारी बॉडी में आया, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या हुआ, एंटीबॉडीज बन गई। एंटीबॉडीज ने क्या करना था, उस बैक्टीरिया को किल करना था, बट बाय चांस, बाय बैड लक जिसे कहते हैं, कि उसमें क्या होता है, ऑटोमीन। हाँ जी। अब इसमें क्या होता है कि अम्यूनो ऑटोमीन कह सकते हैं कि अब इसमें क्या हुआ है कि वही एंटीबॉडीज बैक्टीरिया को किल करने के साथ साथ क्या करती है, क्रॉस रिएक्ट कर रही है। क्रॉस रिएक्ट मीन कि हमारे अब बैक्टीरिया के साथ वो अपने ही होस्ट सेल को भी डैमेज करती है। किस तरह से, तो उसके साथ क्रॉस रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस क्या है, मैंने आपको पढ़ाई है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है, उसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी टाइप है, ये भी मुझे बता दे जल्दी से। इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन से होते हैं, किस टाइप में आते हैं, जल्दी से क्लास, जिसने सबसे पहले ये आंसर दिया ना, तो मैं समझूंगी कि वाकई उसने प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो साथ साथ प्रिपेयर किए हैं। सबसे पहले जिसका कमेंट आया, ठीक है, मेरे लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। कौन सी इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कौन से हैं, किस हाइपर सेंसिटिविटी टाइप में आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सी टाइप है ये। हरी आप क्लास इसका आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन में रिपीट कर रही हूँ कि इसमें जो मैंने बताया कि इम्यून, अक्सा टाइप टू, अक्सा ने कहा टाइप थ्री, न्यूट्रा ने कहा टाइप टू, जल्दी से मुझे कंफर्म करके बताएं कि ये कौन सी टाइप है। ठीक है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स कर दिए, ठीक है, जल्दी से बताएं। क्रॉस रिएक्शंस इसमें हो रहा है जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, एक थी टाइप वन थी, ठीक है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, टाइप टू बताएं, ठीक है, जिसमें एक है साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस है, थर्ड जो है वो क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है, और एक डिलेड है। तो आप मुझे जस्ट ये कंफर्म करके बताएं कि ये सेकंड है या थर्ड है। ठीक है, आप देखें कि आप लोगों ने पहले जो है डिफरेंस जस्ट पढ़ लिया, और अब ये उसका यूज कहाँ पर आया है, एक छोटी सी बात पे आया है, ठीक है। टाइप थ्री होती है जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आते हैं, और इसके एग्जांपल में मैंने बताया था एसएलई डिजीजेज होती हैं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, मैंने स्पेशल नेम लिख के लिखा हुआ है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्रेनुलोनेफ्राइटिस एग्जांपल दी हुई है कि कौन सा इन्फेक्शन जो है वो टाइप थ्री एग्जाम्पल आ रहा है। ठीक है, इसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल मतलब कि यही बैक्टीरिया जो है वो टाइप थ्री जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कॉज करता है हमारे बॉडी में, और ये इसकी एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकाई के साथ एग्जांपल दी भी हुई है अपने लेक्चर में। ठीक है, स्लाइड्स ओपन करके आप लोगों ने देखनी है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वही मतलब हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की वजह से, गुड क्लास जिसने भी टाइप थ्री कहा गुड हो गया। ठीक है, तो ये होता है कि आप लोग की पार्टिसिपेशन। अब इसमें अगर फॉर एग्जांपल मेरे 5 मिनट अंदर वेस्ट भी हो गए हैं, बट मुझे इसमें फिर भी खुशी हुई है कि आप लोगों ने वो उसका रिस्पॉन्स दिया है। अगर आप लोगों को नहीं भी पता था, आप लोगों ने चाहे अपनी स्लाइड्स प्रीवियस ओपन करके देखी, मतलब सर्च तो किया ना, तो ये भी गुड होता है। महानूर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? महानूर, आपको आवाज सुनाई दे रही है, कट रही है, सबको सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज? क्लास सबको आवाज सुनाई दे रही है?
ठीक है। अब अमीनोलॉजिकल रिएक्शंस में क्या हुआ है कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से क्या होगा, हमारे अपने ही सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारे बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करवाते हैं, कॉज करवाते हैं। ठीक है, इनका एक थर्ड मैकेनिज्म ये है हमारी बॉडी में इंफेक्शन डिजीज कॉज करने का। किनका? स्ट्रेप्टोकोकाई में ग्रुप ए की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें कौन से आए हैं? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। ठीक है, जब हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी थी तो हमने एक ऑर्गेनिजम्स को, जिसे कहते हैं ना, फिंगर टिप्स पे उसकी क्वालिटीज याद किया था। जो आप लोगों ने बाकी सब कुछ पढ़ा वो सब कुछ वो था, बेसिक था। ठीक है, एक होता है जनरल बैक्टीरियोलॉजी और एक था स्पेशल। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी। जनरल बैक्टीरियोलॉजी में आप लोगों ने सारा कुछ डिटेल में पढ़ लिया, जिसमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आ जाता है, उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। जनरल बैक्टीरियोलॉजी में आपने ये पढ़ लिया कि बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, बैक्टीरिया डिजीज किस तरह करता है, आप लोगों ने इसके पोस्टुलेट्स के जो 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो भी पढ़ लिए, वो सारे जर्नल में आते हैं। यहाँ पर अब जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो स्पेशल है। ठीक है, स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी में आएगा। तो इसमें क्या होता है कि हमने हर बैक्टीरिया को याद रखना है। जितना जितना कोई इसको याद रख सकता है वो उसके लिए उतना ही गुड होगा। एटलीस्ट उसकी मेन हेडिंग्स तो याद रख सकता है ना। क्या देखो, स्ट्रेप्टोकोकाई ए ग्रुप में क्या है, उसका नेम याद रख लें कि वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस उसकी एग्जांपल है। उसके डिजीज कॉज करने का पैथोजेनेसिस का मेथड 3 वे में है कि वो पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन, एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन करता है और क्या करता है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है डिजीज प्रोड्यूस करता है। एटलीस्ट इतना तो याद रख सकते हैं ना। बाकी आप अपने फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो अंदर वाली बात भी याद रखें। मुश्किल है ना ये? मुश्किल तो अभी तो आपने जस्ट सेकंड बैक्टीरिया स्टार्ट किया है। ठीक है, जस्ट अभी आपने स्टेफिलोकोकस पढ़ा है, अभी हमने इसकी सेकंड टाइप पढ़ी है स्ट्रेप्टोकोकस। तो जब हम इसको डिटेल में जाएंगे, जिसमें ग्राम नेगेटिव रोड्स आएंगे, ग्राम पॉजिटिव रोड्स आएंगे, तो वो तो इतने बैक्टीरिया कंबाइन हो जाएंगे, समझ नहीं आ रही होती कि कौन से बैक्टीरिया में क्या करेक्टरिस्टिक्स है। इसलिए ये आप लोगों ने साथ साथ याद रखना है। ठीक है, अभी हमने सबको डिटेल में पढ़ना है। जैसे इकोलाई है, साल्मोनेला है, शिगेल्ला है। ठीक है, ये कितने बैक्टीरिया हैं? आप लोगों ने जस्ट इनके नेम्स अभी तक जस्ट सुने हुए हैं। इन सबको पढ़ना भी होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रखनी है। पॉसिबल होगा कि आप इन बैक्टीरिया को, मैं ये जब पढ़ा लूंगी ना स्ट्रेप्टोकोकाई, तो मैं दरमियान में बैक्टीरिया को स्टॉप, दरमियान में एक लेक्चर जो है वायरोलॉजी का लूंगी हेपेटाइटिस पर, ताकि ये आपके मिक्स ना हो जाए। ठीक है, क्लियर में हो गया ना बात कि बैक्टीरिया पढ़ने के बाद, 2 बैक्टीरिया पढ़ने के बाद, ग्राम पॉजिटिव को पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ना है, हेपेटाइटिस, जो कि वायरोलॉजी है, वायरस के स्पेशल डिजीजेज है पढ़ेंगे, ताकि ये दरमियान में एक गैप आ जाए और ये बैक्टीरिया मिक्स ना हो आपके। ओके क्लास, अब इसके एंटीजेंस हैं जो मैंने सबसे पहले बताया कि जिसकी बेस पे हमने इनकी ग्रुपिंग की हुई है, लेंस फील्ड ग्रुपिंग की है A to U तक। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सी कार्बोहाइड्रेट है। सी कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, डिटरमाइंस द ग्रुप ऑफ बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, इट इज लोकेटेड इन दी सेल वॉल। इसकी सेल वॉल के अंदर ये सी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें सेकंड एंटीजन क्या है, एम प्रोटीन है। ठीक है, क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस is its most important anti-phagocytic factor। अब मुझे कोई बताएगा एंटोफेगोसिटिक फैक्टर मीन क्या है? जस्ट एंटीफेगोसिटिक का मुझे मतलब कोई बता सकता है? किसी को पता है? आप लोगों ने फेगोसाइटोसिस तो पढ़ी है, मैंने आपको लेक्चर दे दिया है फेगोसाइटोसिस का। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल, मतलब जो भी बाहर से हमारी बॉडी में इंफेक्शन आता है, कोई भी पार्टिकल आता है, उसको जो है हमारे इम्यूनिटी सेल्स जो होते हैं वो इनगल्फ करते हैं, उनको खाते हैं। ठीक है, वो है फेगोसाइटोसिस। अब एंटी फेगोसाइटोसिस क्या है कि ये बैक्टीरिया भी आगे से बहुत क्लेवर होते हैं, ये रेजिस्ट करते हैं कि हमें कोई भी अंदर से इम्यूनिटी सेल्स इनगल्फ नहीं कर सके, इनगल्फ मीन खा नहीं सके, तो इसे कहते हैं एंटी फेगोसिटिक, एंटी फेगोसाइटोसिस। ठीक है, उस बैक्टीरिया में जो रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म है उसे क्या है, इनगल्फिंग है फेगोसाइटोसिस। एंटी
फेगोसाइटोसिस में कि बैक्टीरिया रेजिस्ट करते हैं कि उससे कोई इम्यूनिटी सेल्स जो है इनगल्फ नहीं कर सके। एक्स्ट्रा क्लियर, गुड हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, अब देखो हर बैक्टीरिया हर उस मैकेनिज्म को अडॉप्ट करता है, ठीक है। हर उस मैकेनिज्म को कोप करने की ट्राई करता है, जिस जो जो हमारी बॉडी जो है स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करती है बैक्टीरिया को किल करने की। बैक्टीरिया क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें रेजिस्टेंस आती है, वो इसी वजह से रेजिस्टेंस आती है कि उसके अंदर ये जो है कैपेबिलिटीज आती है, आ जाती हैं, ठीक है। तो अब इस बैक्टीरिया में इस मैकेनिज्म को खत्म करने के लिए, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करने के लिए एम प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो अब जिनके अंदर एम प्रोटीन प्रेजेंट है, मतलब कि उसे फेगोसिटिक सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस वगैरह हैं, वो कभी भी इनगल्फ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो मतलब अब फेगोसाइटोसिस इन पर इम्प्लीमेंट नहीं होगी, तो इनको किल करने के लिए कोई और ही मैकेनिज्म होगा, ठीक है, फेगोसाइटोसिस नहीं होगी। और इसके अलावा आप लोगों ने जब बैक्टीरियोलॉजी में मैंने जब आप लोगों को एंटीबायोटिक्स पढ़ाई थी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो, जी मरियम गुड, ठीक है, निम्रा रोशना वगैरह सब गुड, ठीक है, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो साथ में चलिए ये आपको रिलेट करके बता रही हूँ। तो जब मैंने आपको बताया था एंटीबायोटिक्स पढ़ाई थी जिसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम पढ़ाई थी, जब मैंने बताया था कि नैरो स्पेक्ट्रम ये होता है कि उसने जस्ट बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करना होता है, जो बैक्टीरियोस्टेटिक है, ठीक है, बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोस्टेटिक ने क्या करना होता है कि जस्ट बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करना होता है कि बैक्टीरिया मजीद नहीं करे। बट जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको वो कुछ नहीं कर सकती, बैक्टीरियोस्टेटिक जो एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो उनको जो अब बैक्टीरिया बन चुके हैं, जिनकी मल्टीप्लीकेशन हो चुकी है, उनको किल करने के लिए जो क्या होते हैं, फैगोसिटिक सेल्स होते हैं जिनको इनगल्फ कर लेते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल वो अगर स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया हुआ है, उसका इन्फेक्शन है, तब तो हम क्या हम तब हम बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं? क्लास मुझे इसका आंसर गौर से, सिनेरियो बेस है, ठीक है। इसका रिप्लाई करें कि जब स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन हुआ है हमारी बॉडी में, क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई आया हुआ है, उसने इन्फेक्शन किया हुआ है, तब हम क्या बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स से इनको ट्रीट कर सकते हैं, किल कर सकते हैं? क्या वो इफेक्टिव होंगी? जिनका मैकेनिज्म जस्ट ये है कि उन्होंने बैक्टीरिया को जाके स्टॉप करना है, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करना है, उसको किल नहीं करना। तो अब जो बन चुके हैं पहले से, इस मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले जो हमारी बॉडी में बन चुके हैं, वो किस तरह खत्म होंगे? उन्होंने तो फेगोसाइटोसिस के थ्रू खत्म होना था, मतलब कि हमारी बॉडी में जो इनगल्फिंग सेल्स थे उन्होंने इनको खाना था और वो खत्म हो जाने थे, मजीद मल्टीप्लीकेशन नहीं होनी थी, और जो प्रेजेंट थे उनको फेगोसाइटिक सेल्स ने इनगल्फ कर लेना था। तो अब जहां पर हम इनके लिए बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स रिकमेंड कर सकते हैं, कोई डॉक्टर रिकमेंड करेगा? इनके लिए बैक्टीरियोस्टेटिक रिकमेंडेड होंगे या बैक्टीरियो, अपने क्या हम सकते हैं? मुझे थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। जी मैंने लिखा है क्लास, मेरा आंसर आप क्वेश्चन आप लोगों ने पिक किया है, मैं क्या पूछ रही थी? महनूर, निम्रा और सना, गुड हो गया। आप तीनों ने कहा कि इसके लिए हम बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स देंगे, क्योंकि बैक्टीरियोसिडल ने क्या करना होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करने के साथ साथ बैक्टीरिया को किल भी खुद ही करना होता है, ठीक है। उसमें मतलब हमारे फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता, सही है। तो आप देखो बैक्टीरियोस्टेटिक होती तो उसने तो जस्ट स्टॉप कर देना था, जो प्रेजेंट थे उन्होंने हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर देनी थी, क्योंकि फेगोसाइटोसिस तो इसमें हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बैक्टीरिया रेजिस्ट करते हैं फेगोसाइटोसिस को। तो इनके लिए हम बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करेंगे। ओके क्लास, गुड। ये जिन्होंने आंसर दिया बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स, ठीक है, उनके लिए मतलब गुड है, ठीक है।
ओके क्लास के बाद जो है ग्रुप ए चैप्टर का ही, अब इसके विरुलेंस फैक्टर्स कौन से हैं। आप लोगों ने ये डिफरेंट टर्म्स पढ़ ली हैं, विरुलेंसी की और एंटीजेनिक की। ठीक है, आवाज आ रही है निम्रा, आवाज आ रही है? हेलो क्लास, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो हेलो। ओके ओके क्लास, ये मैं इसके विजिलेंस फैक्टर्स जो हैं ये आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, ये एक सेकंड देख लूँ कितने हैं। ये थोड़ा सा डिटेल में जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट हमने क्या पढ़े हैं, इसके एंटीजेंस पढ़े हैं कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट एंटीजेंस हैं। वो सी कार्बोहाइड्रेट्स था और एम प्रोटीन है, दो इसके इंपॉर्टेंट एंटीजेंस हैं। अब हमने मजीद इसकी डिटेल में पढ़ना है कि और इसके पास डिजीज कॉज करने के लिए और क्या क्या चीजें जो हैं प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं पहले जस्ट आप लोग की अटेंडेंस ले लूँ। तो ये अटेंडेंस के फौरन बाद अगर टाइम बचता है तो मैं ये अगली स्लाइड भी कंप्लीट करवा दूंगी जो कि उसके विजिलेंस फैक्टर्स हैं। मेरा मैं आज ही कर दूंगी आपको ये शेयर। ठीक है,
क्लास सबने अटेंडेंस लगवा ली है? हेलो। चलिए क्लास ठीक है फिर। सबने अगर अटेंडेंस लगवा ली है तो टाइम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट मतलब स्टार्ट करेंगे अब लेक्चर। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।